बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। इस मुल्क में बंद गाड़ी में बैठी औरत महफूज है, न ही हाथ में 10 रुपए का नोट लेकर जाने वाली 5 साल बच्ची जो गली के नुक्कड़ की दुकान पर जाए चीज़ देने के लिए, न वो महफूज है। मुआशरा बेहिसी की जानिब बढ़ता जा रहा है। लाहौर में खातून को बीच सड़क पर दरिंदगी का निशाना बनाया गया और कुछ रोज़ कबल कराची में मासूम बच्ची को दरिंदों ने नोच डाला था। पहले मैं कराची वाक़े का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। बच्ची अगवा होती है, 2 रोज़ बाद उस बच्ची की लाश मिलती है। फिर जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आया तो उसमें ज़्यादती की तहकीकात भी होती है। सिंध हुकूमत के बड़े पहुँचते हैं, बच्ची के वालिद से मिलते हैं, दादरसी करते हैं। सूबाई हुकूमत के बड़े पहुंचने के बाद में वफाकी हुकूमत के बड़े पहुंचते हैं, गवर्नर पहुंचते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा पहुंचते हैं, बच्ची के वालिद से मिलते हैं, दादरसी करते हैं, यकीन दहानियाँ करवाते हैं कि मुल्ज़िमान कैफ़िर किरदार तक पहुंचेंगे। लेकिन अब तक मुल्ज़िमान कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुंचे हैं। मासूम बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं रही है मरवा, उसको इंसाफ अब तक नहीं मिल सका है। लाहौर में दिल खराश वाक़या कल रात को पेश आया जब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। खातून की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो मदद के लिए वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। कुछ लोग आए, बजाय उसकी मदद करने के दरिंदगी का निशाना बना डाला। हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि उलमाए कराम तमाम मकातिब फ़िक्र मिलकर बैठे और बैठकर इस अहम मसले पर डिबेट करें? क्या वक्त नहीं आ गया कि गैंग रेप और बच्चों से ज़्यादती के मामले पर जो कानून साजी हुई है उस पर अमल दरामद करवाया जाए? ज़ैनब अलर्ट बिल का क्या बना? असेंबली में बैठे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इस अहम मामलों पर कानून साजी तो करते हैं, इन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? मुआशरा अब किस नहज पर आन पहुंचा है? क्या हम घरों से बाहर निकलना बंद कर दें? अपने बच्चों, बेटियों, बहनों को घरों से बाहर निकलने ना दें? क्या अपनी खिड़कियां, अपने दरवाजे बंद कर लें? और जो इस मुल्क में कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हें क्या अब भी नहीं सोचना होगा कि इस अहम मामले पर कानून साजी की जाए? क्योंकि कानून साजी की इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत है और वो कब तक सिर्फ इस अहम मामले पर नोटिस ही लेते रहेंगे? और प्रोग्राम में CCPO लाहौर जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़े बने हैं उनके इस बयान को भी डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने सारा मलबा बीच सड़क पर ज़्यादती का शिकार बनने वाली खातून पर डाल दिया कि भाई वो पेट्रोल भरवा कर क्यों नहीं निकली, उन्होंने गाड़ी को पहले चेक क्यों नहीं किया। बजाय इसके कि वो पूछते कि पेट्रोलिंग पुलिस कहाँ थी, सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे, बीच सड़क पर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, गैंग रेप का निशाना बनाया गया। ये सब कुछ लम्हों में नहीं हुआ होगा। कहाँ थी पेट्रोलिंग पुलिस, कहाँ पर सिक्योरिटी इदारे थे? और इस तरह का बयान देने के बजाय हम ये कह रहे हैं कि उस खातून, CCPO लाहौर ये कह रहे हैं कि उस खातून का कसूर था जिसने पेट्रोल नहीं भरवाया, गाड़ी को चेक नहीं किया और रात को 12:30 बजे उसे घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? इसके अलावा प्रोग्राम में इस अहम मसले पर भी बात की जाएगी कि पाकिस्तान का तो मुआशरा है, हम एक इस्लामी मुआशरा है, हम मुसलमान हैं, हमारा मुआशरा औरत को इज्जत देता है, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, मगर अब इस मुआशरे में ना औरतें महफूज हैं ना ही बच्चियां महफूज हैं। क्या होगा? किस तरीके से कानून साजी होनी चाहिए? हमारे जो कानून साज इदारे हैं वो अब इस अहम मामले पर क्या एक्शन लेंगे? क्या कानून की अमलदारी का निज़ाम वाकई में बिल्कुल ही मफलूज हो चुका है? एक ब्रेक के बाद डिस्कशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करूंगा और ब्रेक के बाद ही अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाएंगे। वेलकम बैक। समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। बच्ची के वालिद अल्लाह रखा से हमारी बात हुई थी लेकिन अब वो प्रोग्राम में टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं और एक पुरस्कार खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली है। क्या वजह है? जफर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले तो ये एक बड़ी हैरान कुन और अफसोसनाक खबर है कि जो अल्लाह रखा साहब हैं वो यहाँ से चले गए हैं कराची से और उन्होंने जितनी मेरी उनसे टेलीफोन गुफ्तगू उसमें बताया कि कुछ परेशानी थी जो वजह बनी यहाँ से जाने की। बहरहाल हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे रब्ता हो तो अब क्या सूरत हाल है? JDC ने ऐलान किया था कि 1 साल का पूरा राशन उन्हें दिया जाएगा। देखें, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है जो मैं आपके लिए सुन रहा हूँ
کہ جب ان کے گھر پہ گورنر اور سارے حکمران اور سب لوگ پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد ایسی کون سی مافیا ہے کہ جس نے ان کو ڈرا دیا اور وہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے ان سے کل پوچھا تھا جب میں ملنے گیا تھا کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں، تو ان گھر کے رینٹ کی بات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو 1 سال کا رینٹ پہنچا دوں گا آپ کے گھر پہ، اور ٹیم شری جنا کالونی وہاں موجود تھی. میں نے ان کو بول دیا تھا عثمان خان کو کہ آپ مجھ سے پیمنٹ لے کے ان کو پہنچا دیں ہمارے ادارے سے. تو لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ ان کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے اور ان کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک اور یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کسی کی بچی اغوا ہو جائے 4-5 سال کی، اور اس کو درندگی کے ہونے کے بعد اس کو مار دیا جائے یا اس کو مست کر دیا جائے، اس کے بچے کی لاش اور اس کے گھر کے باہر کچرا کنڈی میں پھینک دی جائے، اور پھر لاش ملنے کے بعد اگر وہ پروٹیسٹ کرے تو اس کو تھریڈ آئے اور وہ گھر چھوڑ کر شہر چھوڑ کے چلا جائے. اس وجہ سے تو یہ بہت حیرت انگیز ہے. لیکن مجھے کلیئر نہیں معلوم ہے نہیں کہ آپ تھریٹ تھی ڈیٹیل ہے کیا بتائیں تھا. اس کی ان کا کہ یہ کیا کہنا ہوا. تھا ظفر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فون کالز بہت آ رہی ہیں، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. بہرحال گھر چھوڑ کر چلے جانا، وہ ایک پرسرار خاموشی اختیار کر لینا بہت سارے سوال کے نشان چھوڑتا ہے. بڑا ہمت والے لوگ تھے. میں جب کل ان سے ملا بچی کے والد سے اور ان کے دادا سے، اور مجھے تو بڑے ہمت والے لگے. بیچاروں نے بڑی مشکل گھڑی کس طرح سے فیس کی اور تمام چیزیں فیس کی. میڈیا کے سامنے انصاف کے طلبگار تھے اور انصاف کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے. قانون کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، FIR کٹوا چکے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کسی نے فون پہ دھمکی دی ہوگی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو فوراً میں سمجھتا ہوں ریاستی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور دیکھیں کہ ایک مظلوم باپ جو انصاف کے لیے جس کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا، ایسا ظلم ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں انسانیت لرز جائے، اور وہ آج انصاف کے بجائے خود چھپتا پھر رہا ہوں. یہ حیرت انگیز ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اور میں نہیں سمجھتا آپ کیسے آپ کو معلوم ہو. یہ تب تک میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو فون کال پہ یا وہ شہر کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بہت سارے سوالات ہیں. اچھا ظفر صاحب، یہ جو معاشرتی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، اس کی اہم وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ سماجی تنظیمیں پہلے پہنچ جاتی ہیں جب زیادتی ہوئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات گزشتہ چند مہینوں میں دیکھنے میں ملے ہیں. اس کے علاوہ وہ پیکیجز کا بھی اعلان کر دیتی ہیں، جیسے آپ کی تنظیم نے کیا ان کے لیے، مگر حکومت کی جانب سے اب تک کوئی اس طرح کے نہ پیکیجز کا اعلان کیا گیا، صرف نوٹس اور داد رسی کر دینے سے کی تو وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات دوبارہ پیش آ جاتے ہیں. جب تک کیفر کردار تک قاتلوں کو نہیں پہنچایا جائے گا اس طرح کے واقعات کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہم دنیا کے کہیں بھی کسی بھی ملک میں نہیں سنتے، جو ہم اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے باہر بچی نکلے، اسی محلے میں کوئی شخص اس کو اٹھا کے لے جائے اور 2 دن بعد اس کی لاش اسی محلے کی کچرا کنڈی میں مست شدہ حالت میں ملے. یہ سب باتیں تو کہاں ہوتا ہے؟ کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کون درندے ہیں جو ان محلوں میں رہتے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بے حسی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ قانون سازی کی اب کتنی اشد ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں عام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے سارا ظلم، اس لیے حکمرانوں کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. بس خدا سے ڈرنا چاہیے. میں کوئی ایسا الفاظ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں جس سے پھر کوئی معاملہ خراب ہو. بس میں اتنا جانتا ہوں یہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سارے ظلم، بربریت، درندگی، وحشیت، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا کہ ایک عام عورت روڈ کے اوپر، اس کو اٹھا کے لے گئے مین شاہراہ سے، اس کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب بھرا ہوا ہے، پوری دنیا دکھا رہی ہے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، نہ میرے پاس الفاظ ہے اور نہ میں بول سکتا ہوں بھائی. تو بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر آپ نے شروع سے کیا نہیں ہوا، قبرستان سے مردے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹی وی پہ تو آئی ہیں، یہ سب چیزیں میڈیا پہ تو آئی ہیں. وہ انتہا تو یہ تھی کہ وہ 4-5 پاگل بھائی وہ مردوں کو پکا کے دکھا رہے ہیں. مطلب چل کیا رہا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، مضبوط قانون سازی کی ضرورت ہے. اس طرح کے درندوں کی جو بھی سزائیں ہوں وہ دنیا کو دکھائی جائیں کہ اگر کسی کے دماغ میں، ذہن میں کوئی شرارت، کوئی فطور، کوئی بھی اس قسم کا کمینہ پنا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا انجام عبرتناک ہوگا. میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری بستی ذلیل ہوگی دنیا میں کہ بھائی اس خاندان کے یہ صاحب تھے، یہ کرائم کیا ہے، یہ جنسی درندگی کی ہے انہوں نے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے کیس میں آپ جائیے، اس کے بعد پھر آپ گھومتے رہیے آزاد؟ میں نہیں بول سکتا کھل کے، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کھل کے بولتا ہوں پھر مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظلم ہے، عام عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کوئی ایک شخص ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دینے کو تیار ہے پنجاب کے، نہ بالکل. گورنر اچھا استعفیٰ ظفر دینے صاحب، کو تیار سوشل ہے. میڈیا پر ایک مطالبہ عوام کی جانب سے تو کیا جاتا ہے کہ ملزمان، اس طرح کے ملزمان کو سر عام پھانسی دی جائے. کچھ واقعات سامنے آئے، زینب والا معاملہ ہوا، اس کے علاوہ دیکھیں پنجاب میں
पंजाब में मुख्तलिफ शहरों से इस तरह के वाक़यात आते हैं, लेकिन सरेआम फांसी का जो मुतालबा आवाम का है उस पर अमल दरामद ना होना एक बड़ी वजह तो नहीं है? अगर इस तरह के मामलात को टेस्ट केस बना दिया जाए तो आगे रोका जा सकता है इस तरह के मामलात को होने से। बिल्कुल, इसको टेस्ट केस ऐसे बनाया जाएगा, जिन अफसरान बाला की जिम्मेदारी थी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया अब तक? किसी एक भी जिम्मेदार शख्स का नाम क्यों नहीं लिया गया? नहीं है क्या यहाँ पर सिस्टम पुलिस का? किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, किसी के थाने की हुदूद नहीं थी, कोई उनके ऊपर डीएसपी नहीं था, कोई उन डीएसपीओ के ऊपर एसपी नहीं था, कोई उन एसपीओ के ऊपर एसएसपी नहीं था, कोई उन एसएसपीओ के ऊपर डीआईजी नहीं था, कोई उन डीआईजी के ऊपर आईजी नहीं था, कोई उसके ऊपर वजीर दाखिला के लोग। कैसी बात कर रहे हैं भाई? जो जिम्मेदार है वो मुअत्तल हुए, उनके खिलाफ कोई कमेटी बनी, कोई कमीशन बना। तो बात यह है, हमने तो दुनिया में ये देखा, किसी के इलाके में क्राइम हो जाए वजीर आजम रिजाइन दे देता है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत पे बात आ गई है, कोई एक शख्स जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा जफर अब्बास साहब, एक और आखिरी मुख्तसर आपका जवाब चाहूँगा। ये अब अल्लाह रखा साहब यहाँ से चले गए हैं, मरवा के वालिद, तो अब जेडीसी किस तरह उनसे रब्ता करेगी? आपने मदद करने का कहा था, उनकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई थी। हम तो बिल्कुल तैयार हैं और हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और मुझे तो आपके चैनल के थ्रू ही बात मालूम है कि उनको फोन के ऊपर डराया धमकाया जा रहा है और अपने घर छोड़ के, शहर छोड़ के चले गए। उन्होंने फोन पर जो मुझसे उनकी बात हुई, वो ये कह रहे हैं मैं परेशान आ गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, लेकिन वो बात बता नहीं, फोन नहीं उठा रहे। वो बहरहाल खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली। अब आप किस तरह रब्ता करने की कोशिश करेंगे? मैं उन्हीं लोगों से रब्ता करूंगा जिनके साथ मैं उनके यहाँ गया था। टीम श्री जना कालोनी से बात करता हूँ, उनके घर भेजता हूँ। और ये तो मैं तो, आप अगर इसको और खुल के वजाहत की जाए, आप इदारों को इन्फॉर्म करें कि एक मजलूम आदमी परेशान होकर जा रहा है शहर छोड़ के, क्यों? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और अफसोस का इजहार कर रखा साहब के कराची छोड़ने के हवाले से लेके। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन भी होंगे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद इस अहम मामले पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब ने, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सारिम बर्नी साहब, किस तरफ जा रहा है मुआशरा? कराची का वाक़या देखें या फिर लाहौर में जो वाक़या पेश आया है, इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, अगर कराची की बात करें, कराची का वाक़यात तो हर सूबे में, हर इलाके में एक आम सा मजाक सा बन गया, नज़र आता रहा, दिखता रहा, सुनते रहे हम सब। लेकिन अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का एक बड़ा एक अजीब सा वाक़या है जो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, और कोई इर्द गिर्द क्यों नहीं था, इतनी बड़ी वारदात हो गई, कोई इर्द गिर्द क्यों नहीं था। अच्छा, तो ये बड़ी एक तकलीफ़देह चीज़ है और पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है। आज दुनिया में बैठे लोग जब सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर एक पाकिस्तानी का सर झुक जाएगा इस चीज़ से कि हमारे यहाँ रास्ते चलते हाईवेज़ पे जिन महफूज जगहें समझते हैं, उधर भी इस तरीके की जो है ना वारदातें हो रही हैं। हम भी जब उधर सफ़र करते हैं तो यकीन जाने दिमाग में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, लेकिन अब लोगों के ज़रूर एक खौफ होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो फैमिली के साथ जा रहे होंगे, रास्ते के अंदर रुकते हुए भी घबराएंगे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ना मुल्क के लिए ना कौम के लिए। और रही बात जैसे कराची वाली, वो भी एक अफसोसनाक चीज़ है। अगर हमारे यहाँ इस पर सज़ाएँ हों, ऐसी चीज़ों पर सज़ाएँ हों और इसको स्टेट क्राइम बनाया जाए, फैमिलीज़ के हवाले ये केसेस ना किए जाएं। ये फिर क्या होता है, तारीख़ों पे नहीं आते या बयानात बदल देते हैं, सारी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से बच जाते हैं, कभी पैसे लेके, कभी प्रेशर दे करके। तो अगर ये स्टेट क्राइम बना लिया जाए और फौरी 3 से 6 महीने के अंदर इस टाइप के केसेस निपटा देने चाहिए, मर्डर केसेस भी निपटा देने चाहिए। फिर आप मुझे बताइएगा कि कराची की कौन सी शाहरा है जो महफूज नहीं, पाकिस्तान की कौन सी शाहरा है, फिर सब महफूज होगा। लेकिन जब हम सिर्फ खबर ये देंगे कि ज़ाती की मार के फेंक दिया, लूट लिया, कत्ल कर दिया, ये नहीं बता रहे, ना हो भी नहीं रहा ऐसा, तो बताएंगे कहाँ से कि जी जिसने ऐसा किया था अमल, उसको पकड़ा भी और उसको सज़ा भी दी गई है। एक सिवाय हमारे पास इमरान वाले केस, ज़ैनब के हवाले के अलावा कौन सी मिसाल है? ज़ैनब के केस को भी आज मेरा ख्याल है 2 साल से ऊपर हो रहे हैं, 2 साल के बाद कौन सी सज़ा दी? वाक़यात होते हैं, मीडिया में हाईलाइट होते हैं, लोग लान तान करते हैं, मुजरिमान जो पकड़े जाते हैं उन्हें सज़ा भी दी जा रही है। सोसाइटी का रुख बदलता जा रहा है, ये वाक़यात बतदरीज हो रहे हैं।
دیکھیں واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اب میڈیا کے آنے سے، پھر سوشل میڈیا کے آنے سے ایک ایک گاؤں سے جو ہے نا خبر نکل کر کے آ رہی ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف یہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں بڑھتی ہیں چیزیں، اس لیے بڑھتی ہیں کہ کوئی اس کی نظام نہیں ہے نا، قانون نہیں ہے. آپ باہر ممالک میں دیکھیں جہاں قانون بنائے گئے ہیں وہاں لوگ ڈرتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے. ہمارے یہاں لوگ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں چلو ایک سال 1.5 سال سزا ہی ہو جائے گی نا، اور وہ بھی کب؟ جب وہ 8 10 15 20 ایسے کام کر چکا ہوتا ہے. عمران کا بھی کوئی 8 بچوں یا 7 8 بچوں کا بتایا گیا تھا، پھر جا کے پکڑا گیا. وہ بھی زینب کا کیس اتنا ہائی لائٹ ہو گیا، اگر وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا تو عمران بھی نہیں پکڑا جاتا، اور نہ جانے اور کتنی بچیوں کے ساتھ ایسا واقعات ہوتا. یا اس بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے لاہور کے اندر، جو یہ گوجرا کے اندر جو ہوا ہے، گوجرا کے اندر گجر میں، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ اسی لیے ہوا ہے نا کہ لا قانونیت ہے. آج قانون ہے لیکن قانون کی عملداری کا نظام مفلوج ہو گیا. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. مفتی زبیر صاحب، جس مذہب نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، اس کے ماننے والوں کے معاشرے میں آج عورت کا کیا حال ہے؟ اب یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ بالکل لمحہ فکریہ ہے. جس مذہب اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسی عزت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، اور اسی مذہب کے پورے پیکج کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جرم کی سزا ہوا کرے گی. اور قرآن کریم اسلامی سزاؤں کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 178 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل. جب کوئی قتل ہوتا ہے تو خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل، قصاص کا بدلہ قصاص کی صورت میں. آپ کے پچھلے سے پچھلے دور حکومت نے ایک لمبے عرصے تک قتل اور پھانسی کی سزا کو معطل اور موقوف رکھا گیا ہے. 179 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص میں تمہارے لیے حیات جاودانی ہے، سماج، سوسائٹی اور معاشرے کی زندگی ہے اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل ہو. اے لب والو، دماغ والو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جرائم ہو رہے ہیں، اسلام کا نظام جسٹس بانجھ نظام تو نہیں ہے. قرآن و حدیث کا جو نظام ہے وہ نظام کوئی بانجھ اور سسٹم نہ دینے والا کوئی کلام تو نہیں ہے. جب سورہ نور میں سزائیں موجود ہیں، کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہوتا؟ 4 فروری 2018 کو بی بی سی نے یہ رپورٹ نشر کی ہے، اور آپ کی قومی اسمبلی کے اندر یہ فگر پیش کیا گیا. 17,862 مقدمات ریپ، اجتماعی زیادتی اور پھر قتل کے باقاعدہ مقدمات کی لسٹ بنی ہے 5 سال کے عرصے کے اندر. میں سوال آپ سے کرتا ہوں، 17,862 میں سے 17,000 مجرم پکڑے گئے؟ آگے چلیں. 1700 مجرم پکڑے گئے؟ آگے چلیں. صرف 17 کو پکڑا گیا. یہ جو زینب کا جو جرم تھا، یہ جو عمران کا کیس، وہ کریڈٹ تو میں آپ کو دیتا ہوں، میڈیا کو دیتا ہوں. سارے برنی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، میڈیا نے وہ سارے کا سارا اٹھایا ہے جس کی وجہ سے اس کو کیمرے کردار تک پہنچایا گیا. لکھ دینا چاہیے قانون میں، پاکستان میں اس مظلوم کو انصاف ملے گا جس کو میڈیا دستیاب ہو. جنگلوں، صحرائی علاقوں، انٹیریئر کے علاقوں، تھر پاڑ کر اندرون بلوچستان. مفتی صاحب، میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کو جتنا اس سے ہو سکے ہائی لائٹ کرتا ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک یہ معاملات پہنچاتا ہے. لیکن اب ذمہ داری نہیں ہے، علماء کرام ہو، بڑے اسکالرز ہوں، پڑھا لکھا طبقہ ہو، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے طبقے کو اس اہم معاملے پر بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے. سنجیدگی تو ہو. آپ کے لاہور کے ایک بڑے افسر صاحب باقاعدہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو خاتون کا موٹر وے پر حادثہ پیش آیا، یہ رات کو 3 بجے بچوں کے ساتھ اکیلی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ کیا یہ عذر ہو سکتا ہے؟ اور بینک، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے کیا اخذ ہوتا ہے؟ بینک میں ڈاکوؤں نے ڈکیتی اس لیے کی کہ وہاں پیسے ہوتے ہیں. چور نے، ڈاکو نے موبائل فون اس لیے لوٹا کہ کسی آدمی کے پاس موبائل فون تھا. کھانا اس لیے چھینا کہ وہ کھانا لے کر جا رہا تھا. تو کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں نے اس لیے کیا، میں نے کسی کی گاڑی کو ٹکر اس لیے ماری کیونکہ اگلا بندہ گاڑی چلا رہا تھا. یہ کیا باتیں ہیں؟ حادثے سے بڑھ کر حادثہ، یہ حادثے کا احساس نہیں ہے، المیہ کا احساس نہیں ہے. ہمارے کتنے افسران ہیں قہقہے مارتے ہیں، تمسخر ہے. آج کی قومی اسمبلی کے اندر کیا آپ کو تو مفتی صاحب یہ احساس ہم مل کر نہیں جگا سکتے؟ حکومت کو مجبور کرنے کے لیے وہ اس اہم معاملات پر قانون سازی کرے، سول سوسائٹی ہو، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں، کیا سب کچھ ضروری ہے؟ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے
हर मामले पे हुकूमत की तरफ देखना ज़रूरी है। हम बहैसियत कौम, हम सब की जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया जितना अपना रोल प्ले कर रहा है, उलमा कराम भी उस तरह आगे आए, दीगर मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आगे आए और तरबियत करें रियासत की, कौम की, लोगों की। बिल्कुल सही है, मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर सामने आए, उलमा सामने आए, स्कॉलर सामने है। लेकिन ये बात तो आपको मालूम है कि सजा के नफाज के लिए तो हम खुद कंडेम करते हैं कि कोई फर्द खुद खड़े होकर सजा न दे, कोई फर्द, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा, कोई तंजीम, कोई मजहबी, कोई सियासी जमात खुद खड़े होकर के सजा न दे, वो रियासत के जिम्मे। लेट द कोर्ट डिसाइड, हम कहते हैं पार्लिमान, हम कहते हैं अदालत। लेकिन सवाल ये कि मजीद अचकजई को रिहा करके आप जब बाकायदा कोयटा की सड़क पर हार पहनाएंगे, क्या मैसेज जाएगा कौम को? यही तो सवालात है ना। बिल्कुल यही सवालात हैं सारे मोदी साहब। अब आप नहीं समझते तमाम मकातिब फ़िक्र को लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इस अहम मामले पर तरबियत करनी चाहिए, तमाम तरह इख्तलाफात को भुलाकर? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे अभी मुफ्ती साहब ने एक बात दोहराई है, मैंने बड़ी सुना, सोशल मीडिया पे भी देखा कि रात 1 बजे 3 बजे क्या कर रही थी एक औरत। ये मैं अपनी बहन, बीवी, बेटी से तो पूछ सकता हूँ, लेकिन ये जर्नली हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये रियासत है, रियासत के अंदर रियासत की जिम्मेदारी है हर एक को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर उसकी बंद गाड़ी से शीशा तोड़ के उसको निकाल के ले जाके गंद की जा सकती है, तो उसको घर के दरवाजे तोड़ के भी ये सब कुछ किया जा सकता है। और क्या ऐसा होता नहीं है? जो हमारी बहन बेटियां घरों के अंदर महफूज होती हैं ताला लगा करके, क्या उनके ताले तोड़ के दीवारें कूद करके ये काम नहीं होते? तो ये बेकार की बातें हैं। हम सबको एक होना चाहिए, हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये बहन, बेटी, माँ हमारी भी हो सकती थी। ये सब पराई नहीं होती हैं, ये हम ही में से होती हैं। बस वक्त की जो है ना तब्दीली होती है कि कभी कोई वाक़या किसी के साथ होता है, कभी कोई वाक़या किसी के साथ होता है। तो इसको रियासत को चाहिए ऐसी चीज़ों पे सख्ती करे, अमल दरामद कराए। कानून बनाने से कुछ नहीं होता। अजान होती है, सबके कानों में आवाज़ जाती है, क्या सब नमाज की तरफ बढ़ जाते हैं? नहीं बढ़ते। तो कानून अगर आपने बना दिया और किताब में रख दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा, तो किसी काम का कानून नहीं है। जैसे आपने भी एक सवाल किया कि जी लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहता हूँ फिर रियासत पे नहीं डालते हम कुछ भी, बिल्कुल नहीं डालते। जिम्मेदारी तो है, लेकिन सज़ा का अख्तियार भी फिर हम ही ले लें। फिर आप देखें, फिर मुझे बताइएगा किस इलाके में गुनाह हो रहा है या बुरा हो रहा है, किस शहर में या किस मुल्क में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब ने जो बात की, खून का बदला खून, ये बदले ही की तो बात है। ये तो जुर्म। सारिम साहब, अपनी सोच भी तो बदली जा सकती है ना। तरबियत ना सही, सिर्फ सोच बदलने से ही बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सोच मैं अपनी बदल सकता हूं, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। लेकिन जब सजा का खौफ होगा, जब बदले का खौफ होगा, अगले को ये पता होगा कि अगर वो मेरे एक बंदे को मारेगा तो मैं उसके एक बंदे को मारूंगा, तो उस खौफ में मेरे बंदे को नहीं मारेगा। लेकिन उसको ये पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं जो चाहे करता फिरूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर यही होता है, यही होता रहेगा। और फिर हम आप बस अफसोस करते रहेंगे या टीवी पे बैठ के बयानात देते रहेंगे। हासिल तो हमें कुछ नहीं होगा। हासिल करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल, या रियासत हो या फिर लोग हो। बिल्कुल मुफ्ती साहब, खिड़कियां दरवाजे तो नहीं बंद कर सकते, खवातीन घरों से बाहर निकलना भी नहीं बंद कर सकती हैं। इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो फिर कैसे होगा? आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कवानीन दिए हैं ना कुरान करीम के अंदर। अगर हम ये कहें अल्लाह ने फिर ये कवानीन क्यों दिए? अल्लाह ताला भी ये फरमा लेते, आंख की शर्म काफी है, दिल का पर्दा काफी है, ज़हनी सोच काफी है। जब अल्लाह ताला कुरान के अंदर बंदों को बंदों से ज्यादा उनका खालिक जानता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बदकारी की सजा मुकर्रर कर रहे हैं, चोरी की सजा मुकर्रर कर रहे हैं, तोहमत की सजा मुकर्रर कर रहे हैं, बदकारी के ऊपर जो जुर्म होगा उसकी सजा कुरान, हदीस, रियासत मदीना, शरीयत, इस्लाम, जब ये सारी की सारी सजाएं मुकर्रर की जा रही हैं, तो हमें क्यों नहीं हम इस वक्त के बगैर इस्लामी सजाओं पर आए? जब तक नहीं आएंगे ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। हमें आना पड़ेगा और जस्टिस के अंदर डिले नहीं होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर हम ताखीर इंसाफ करते हैं, दरअसल ये फराहमी इंसाफ से इनकार होता है। हमें फौरी फैसला करना चाहिए, बरवकत फैसला करना चाहिए। जब हम मुसलमान हैं तो कुरान दस्तूर हयात है, ज़ाब्ता जिंदगी है। जब हमारे वज़ीर आज़म, हमारी पार्लिमान रियासत मदीना का दावा करती है, तो रियासत मदीना के अंदर अगर इस तरह का मामला हुआ है तो वहाँ क्या किया गया, वही कुछ हमें करना चाहिए। हदीस के अंदर वाज़े तौर पर एक बच्ची घर से निकली,
जेवरात पहने हुई थी। यहूदी ने 2 पत्थरों के दरमियान सर को कुचल के मार दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर फौरी फैसला फरमाया, तमाम के तमाम शराइत लागू देखकर फिर उसके बाद उस यहूदी का भी दोनों सर, उसके दोनों पत्थरों के दरमियान में सर को कुचला गया। हमें आना पड़े, सारे फैसले पर आप सजा दें ना जरा इस तरह के बदकार मुजरिम को, निस्तर पार्क में दें, फिर देखें कि जराइम का रेशो कितना कम होता है। हम अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करते हैं, खालिक के फैसलों पर नहीं आते। तो जब तक आप बगावत और सरकशी और बगावत और रूगर्दानी किए रखेंगे, ये हालात सामने आएंगे। हमें बहसियत मुसलमान कुरान और हदीस की सजाओं पर आना पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं कोई बंदा अपने हाथ में कानून न ले, कोर्ट करे, बाय द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड, अदालत करे। हम इस्लाम कभी अनारकी नहीं चाहता, हर शख्स खुद खड़े होकर के फैसला करता फिरे, बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तारिक रोड पर पढ़ी लिखी फैमिली एक 12 ठीक, साल बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अंसार वर्दी साहब, जिस तरह मुफ्ती साहब ने सारिम वर्दी साहब मुफ्ती साहब ने जिस तरह फरमाया, जब हम इस्लामी कवानीन की बात करते हैं, सज़ाओं की बात करते हैं, तो फिर सबसे पहले हमने देखा है सिविल सोसाइटी, कुछ इंसानी हुकूक की तंजीमें आती हैं, वो आकर कहती हैं कि नहीं ये इस तरह मामला ठीक नहीं है, रियासत इस तरह नहीं चल सकती। देखिए, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें आती हैं और ये बातें करती हैं कि सज़ा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, वो पूरे साल और कई साल नज़र नहीं आती हैं। हम तो पूरे साल अमली तौर पे या नज़र आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हम तो आज खुल के बोलते हैं कि सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए, सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए, मुजरिम को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मज़लूम हो, गलती हो गई हो, उधर तो माफ़ी ठीक है, लेकिन ऐसे घिनौने केसों में गलती नहीं कही जा सकती, मासूमियत या मज़लूमियत नहीं कही जा सकती। इनमें तो ख़तरनाक सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि एक आम आदमी खौफ के अंदर रहे, ऐसे अमल की तरफ ना जाए। लेकिन अगर ये एक पंजाब का वाक़या हुआ ज़ैनब का, जिसमें इमरान को फांसी दी गई, दूसरा अगर यहाँ एक मिसाल बना दी जाए और फिर ये ना हो कि फिर एक तीसरा केस जब तक मीडिया ना उठाए तो किसी को फांसी ना हो, तो मेरा ख्याल है फिर नहीं रुकेगा। लेकिन अगर मीडिया के उठाए बगैर भी लोगों को ला करके फांसी दे के बताएं कि बच्चों के साथ, ये बच्चे के साथ ज़्यादती किया, उसको कत्ल किया और उसको फांसी दी गई, तो यकीन जाने ये जुर्म जड़ से भी ख़त्म हो जाएगा। जुर्म जड़ से ख़त्म तो होगा। कानून है, आपने भी जिक्र किया था, कानून पर सख्ती से अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कानून की अमलदारी का निज़ाम मफलूज हो चुका है? मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मामले पर। और बात यह भी होगी कि अगर इस तरह के एक भी केस को टेस्ट केस बना दिया जाए तो फिर आने वाले मजीद वाक़यात से रोका जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था कि कानून की अमलदारी का निज़ाम क्या पाकिस्तान में इतना मफलूज हो चुका है जिसकी वजह से ये वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं सारिम वर्दी साहब, अगर इस तरह के वाक़यात को टेस्ट केस बना दिया जाए तो आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है? देखिए, मैं एक मिसाल अभी की देता हूँ। ज़ैनब अलर्ट ऐप बनी है, किसको पता है उस बारे में? किस तरह उस पर इम्प्लीमेंट होता है, किसी को पता है? नहीं पता। हम अगर थाने जाते हैं मदद लेने कि हमारी बच्ची गायब हुई या ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, उस ज़ैनब अलर्ट के थ्रू जो है अप्लाई करें, तो थाने वालों को भी नहीं पता। तो अगर ऐसे कानून बनाए जाएं जो एक आम पब्लिक को पता ही ना हो, तो उस कानून का पहली बात फ़ायदा नहीं। दूसरी बात, जो कानून हमें पता है हम उसकी सज़ा की तरफ जाते हैं तो पुलिस वाले सेक्शंस में आगे पीछे करते रहते हैं। 6 महीने तो आपको सेक्शन सही कराने में लग जाते हैं उसको, कि भाई ये नहीं, ये लगती है, ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद केस चलना शुरू होता है, तारीखों पे तारीख है। जब सालों एक गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर लगाएगा तो क्या उम्मीद है कि उसको अगर नज़र भी आ रहा होगा सज़ा होती भी, तो क्या वो उस अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उधर ही वक्फ कर देगा? उसके और बच्चे नहीं होंगे और ज़िंदगी का निज़ाम नहीं होगा क्या? या एक बच्चे के साथ दीगर को भी भूख प्यास से मार देगा वो? तो हमारे यहाँ जब तक 3 महीने से 6 महीने के अंदर, वो भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, जना, अगवा और ये कत्ल, इसके अंदर या कोई भी और ऐसी दहशतगर्दी हो, उसके अंदर 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर सजाएं दी जाएं और उस फैमिली को जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट की जाए। कोई एक फॉर्म सिस्टम हो, कोई निज़ाम हो कि जो फैमिली अपने अफोर्ड नहीं कर सकती उसको गवर्नमेंट देगी पैसा इतने महीने तक, जब तक केस चल रहा है। और जब तक ये नहीं कि 20 साल, सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर उसको उसकी सज़ा तक ले करके जाएँ। फिर आप देखिएगा कि लोग फिर जुर्म भी ख़त्म होंगे और लोग फिर सज़ा की तरफ जाएंगे। आप आज हम कितना रोते हैं जब अपना कोई प्यारा मरता है, लेकिन 2 दिन बाद नहीं रोते,
4 दिन बाद नहीं रोते, 6 दिन बाद नहीं रोते, ये हमारा कम होता चला जाता है और एक वक्त आता है कि हम उसकी कब्र पे भी जाना भूल जाते हैं और सालों गुजर जाते हैं। तो जब आप इस तरीके से सज़ाओं के निज़ाम को लेके चलेंगे तो कौन सा दर्द रहेगा उसके पास कि वो दूसरे को सज़ा करवाए, वो तो अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझ जाता है फिर। तो इसको सज़ा को बहुत जल्दी की तरफ लेकर के जाएं, कमेटियां बनाएं। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन बैठें, 18 ग्रेड के अफसरान हो, 20 ग्रेड के अफसरान हो, सेक्रेटरी लेवल्स के हों, 8-8, 10-10 को बैठाएं और उनके सामने ला करके ऐसे केसेस को जो है ना हल करें। अगर फौजी अदालतें लग सकती हैं तो एक ऐसी अदालत बन के भी लगाई जा सकती है। जी मुफ्ती साहब, कानून तो है, पाकिस्तान में भी बड़ा सख्त कानून बनाया गया है, ज़ैनब अलर्ट बिल, जिसे अब गुज़िश्ता दिनों हमने देखा पार्लियामेंट से पास भी करवाया गया है, लेकिन सारिम साहब ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है लोगों को इस बिल के बारे में मालूमात तक रसाई लेना। तो ये जो निज़ाम है कानून की अमलदारी का, ये मफलूज हो गया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। टेस्ट केस बनाने चाहिए। मैं आगे चलकर आपसे इस पर भी बात करूंगा कि जो सरेआम फांसी का मुतालिबा हो रहा है, ये किस हद तक आवाम का दुरुस्त है? देखिए, बात ये है कि ये जो सारिम बर्दी साहब ने फरमाया, मैं तायद करता हूँ और मेरी भी ये डिमांड है कि हुदूद और ताज़ीरात की अलग कोर्ट्स बनाई जाए या आप अखलाकी जराइम की अलग कोर्ट का नाम दे दें। देखिए, किसी सरकारी तनसीबात पर कोई हमला हो या कोई और मामला हो, हम कहते हैं जी फौजी कोर्ट बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लेकिन ये जो माशरे को खोखला करने वाली जो अखलाकी इमरजेंसी नाफिज करने की जहाँ जरूरत पेश आ गई है और ये जो समाज, गली, मोहल्ला, सोसाइटी तक मामला पैदा हो चुके, पड़ोस महफूज नहीं रहा, दाएं बाएं महफूज नहीं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मोटरवे पर दाएं बाएं जंगला लगा हुआ है, इसलिए कोई जानवर ना आ जाए। अंदाजा लगाएं, जानवर से बचाव के लिए हमने दाएं बाएं लोहे की ग्रिलें और जंगले लगाए, लेकिन एक इंसानी सरतापे की शक्ल में जानवर से ज्यादा वहशी सफात दरिंदा आ गया, उसने ये हरकत कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं? अब जो जरूरत है, मुफ्ती साहब फरमाइएगा, सरेआम फांसी देने का जो मुतालिबा एक सोशल मीडिया पर आवाम की जानिब से किया जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है? मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस्लामी जो कानून है और ये जो जज होता है, काजी वक़्त होता है, उसको ताज़ीरी तौर पर शरीयत ने इस बात का इख्तियार दिया हुआ है कि अगर किसी भी मौके पर लोगों की इबरत के लिए काजी वक़्त और कोर्ट का जज मुनासिब समझे तो वो सरेआम सजा दे सकता है। शरीयत में इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, शरीयत में इसका जवाब मौजूद है और वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं। सारिम बर्दी साहब, आप फरमाइएगा, सरेआम फांसी का जो मुतालिबा सोशल मीडिया पर आवाम की जानिब से किया जा रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए? सर, मेरा तो कहना यह है कि सरेआम ना दो, छुपा करके दो, फांसी तो दो, सजा तो दो। यहाँ तो हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं सजा और फांसी की बात कर रहे हैं। केस में इमरान को दी तो थी फांसी, बस एक पाकिस्तान के 73 साल के अंदर जो है वो बस एक वाकया हुआ था जिसके अंदर फांसी दी। कितने केसेस है जरा मुझे निकाल करके दिखाएं जिसमें ऐसे केसेस के अंदर फांसी हुई हो? जबकि आज तो हम डीएनए, इतनी एक जदीद तरीन चीज़ आ गई है, इतने जदीद आलात आ गए हैं कि इतना आसान हो गया है कि 4 घंटे में केस को निपटा दिया जाए। 4 दिन भी नहीं जाने की जरूरत, 4 घंटे के अंदर केस निपट सकता है। लेकिन अफसोस कि कैसे किया जाए, क्योंकि सब एक दूसरे के पार्टनर बने हुए हैं, सब क्राइम को फरोग देते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, सरेआम ही दो भाई, फांसी दो। मैं तो एक बात जानता हूं, सजा होनी चाहिए, कानून बस। पर अमल दरामद होना चाहिए। सारिम बर्दी साहब, मुफ्ती जुबैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम मजबूत और महफूज हो, इतना महफूज कि रियासत के किसी भी कोने में कहीं पर भी माँ, बहन, बेटी हो, वो महफूज रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।